हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी पेपर एनालिसिस पर। और आज हम बात करने वाले हैं 7 अक्टूबर की सभी शिफ्टों में किस प्रकार के जीके जीएस से प्रश्न पूछे गए थे ग्रुप डी एग्ज़ाम में। और अभी आपके पेपर आरआरबी ग्रुप डी के कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 7 अक्टूबर की सभी शिफ्टों में कौन कौन से जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप आशीष सर के साथ बने रहिए, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। और फ्रेंड, वीडियो को फटाफट जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। तो फ्रेंड, वीडियो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बात 2022 की है, ठीक है। तो कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर आप लगा के आ जाना। अगर क्वेश्चंस रिपीट हो तो 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। अब कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं इसके बारे में कि शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2022 से सम्मानित किया गया। मतलब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कितने लोगों को मिला 2022 का? 46 टीचर्स को, या 46 टीचर्स को यह अवार्ड मिला 5 सितंबर के दिन, शिक्षक दिवस के दिन, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड। तो क्वेश्चन था कि 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चों को विभिन्न खतरनाक उद्योग में बाल मजदूरी करवाना कानूनन अपराध है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, 2-4 बार क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। तो अनुच्छेद 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा कहीं भी मजदूरी नहीं करना चाहिए, सरकार का आदेश था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन था हमारा कि राज्यपाल के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। इस टाइप का क्वेश्चन था हमारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 154 या 154 हमारा अनुच्छेद हो जाएगा, राज्यपाल के कार्यों का उल्लेख के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड, कि नवरोज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। ये कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हो गया फ्रेंड। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने पहले भी आपको कराया है, और अगर नहीं भी पता है तो आप कहीं से सर्च करके इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए कि नवरोज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो मैं आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट का इंतज़ार करूँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पैरा एथलीट खिलाड़ी सुमित अंतिल किस राज्य से हैं। खिलाड़ियों से क्वेश्चंस पूछ रहा है। मैं पहले से आपको बता चुका हूं कि खिलाड़ियों से क्वेश्चंस पूछ रहा है, आईपीएल से क्वेश्चंस पूछ रहा है, और एलिमेंट, मैनलीफ, न्यूलैंड और डोबे राइनर, जो एलिमेंट वाला चैप्टर है उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो पैरा एथलीट खिलाड़ी सुमित अंतिल किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा से। मतलब सुमित अंतिल का संबंध हरियाणा राज्य से है। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाफट लाइक करके फटाफट दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये तो सबको पता है फ्रेंड। अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, क्योंकि अगर हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ये ज्योग्राफी में अच्छे से नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान अच्छे से भारत के पढ़ते हैं, तो उसमें आपको याद होगा कि नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। अब इसके बारे में थोड़े से फैक्ट देख लीजिए कि नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, यह पार्क गढ़वाल हिमालय के भीतर चमोली जिले में स्थित है। तो कहाँ पर है फ्रेंड, ये गढ़वाल हिमालय के भीतर चमोली जिले में स्थित है यह, ठीक है। इसमें ऋषि गंगा, धौली गंगा, ठीक है, कि एक पूर्वी सहायक नदी है जो जोशीमठ में अलकनंदा में प्रवाहित होती है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में, और कौन से जिले में, चमोली जिले में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाफट लाइक करके शेयर कर दिए फ्रेंड, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल करके नोटिफिकेशन सारे आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि अमीबा और पेरामीशियम भोजन कैसे करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो प्लाज्मा झिल्ली से भोजन करते हैं। यहाँ पर अगर फैक्ट देख रहे हैं एग्जाम का पेपर एनालिसिस, तो ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे, लेकिन जब भी हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे अमीबा पेरामीशियम, जो कि एक कोशिकीय जीव है, तो इसके बारे में हम अच्छे से इसको बाद में हम जानकारी
लेंगे। ठीक है, तो अभी हम हमारे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं कि अमीबा और पैरामीशियम भोजन कैसे करते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली से वो अपना भोजन करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड, रिपीटेड क्वेश्चन से कम 30 से 35 टाइम रिपीट हुआ है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था, डेट आप सबको पता है, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था कि नर्मदा नदी किस राज्य से होकर अरब सागर में गिरती है। फ्रेंड, ऑप्शन थे 4, तो उस ऑप्शन में गुजरात था और 3 ऑप्शंस अलग थे, थोड़े से डिफरेंस थे। ठीक है, तो नर्मदा नदी किस राज्य से होकर अरब सागर में गिरती है, तो उसमें 3 स्टेट जो थे वो अलग थे और एक उसमें से हमारा राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से अमरकंटक जगह, ठीक है, अनूपपुर जिला अमरकंटक जगह और पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश में समानांतर बहते हुए गुजरात में होकर भड़ूच से अरब सागर में गिर जाती है। तो गुजरात हमारा राइट आंसर हो जाए। जब भी फ्रेंड हम मध्य प्रदेश जीके की बात करेंगे फुल्ली डीप में आपको पढ़ाऊंगा, मैं सारी क्लासेस कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अभी हमको ग्रुप डी का एनालिसिस देखना है तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा था कि किसकी संयोजकता 3 है, तो ऑप्शंस थे, तो उसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी क्वेश्चंस इस प्रकार का पूछा गया था। देखो मैंने अभी आपको बताया और ये क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ लिया कि न्यूलैंड का अष्टक नियम किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड है, तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में उन्होंने रखा था एलिमेंट्स को, किसने, न्यूलैंड ने। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है कि परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते हुए क्रम में रखा, और यही क्वेश्चंस पूछा था। तो 4 ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पैरा ओलंपिक में 2 पदक किसने जीता है। पैरा ओलंपिक में 2 पदक किसने जीता है, तो अवनी लेखरा ने जीते हैं। पैरा ओलंपिक्स में 2 पदक अवनी लेखरा ने जीते हैं। तो ये भी आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें याद रखनी। ठीक है फ्रेंड, वीडियो अच्छा लग रहा तो फटाफट लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पहली पेपरलेस विधानसभा। फ्रेंड, बहुत अच्छी चीज़ है। नागालैंड में भी हमने कुछ टाइम पहले ट्रैफिक रूल्स देखा था कि ट्रैफिक रूल्स कितना स्टैंडर्ड है वहाँ पर। ठीक है, जो जिस साइड से जाता है उसी साइड से जाता है, कोई भी अपोजिट साइड पर लाइन क्रॉस करके रोड पर नहीं जाता है। तो एक और नई चीज़ यहाँ पर नागालैंड ने पेश की है कि पहली पेपरलेस विधानसभा। ठीक है, तो भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन से राज्य ने लागू की है, तो नागालैंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब नागालैंड ने पहली पेपरलेस विधानसभा प्रेजेंट की। ठीक है, तो नागालैंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक और आया था, वन मोर क्वेश्चन, कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। ठीक है फ्रेंड, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फुटबॉल। मतलब सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल खेल से है। मतलब जो सुनील छेत्री हैं वो क्या है, एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था हमारा फ्रेंड कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ आ जाएगी। और धूपगढ़ की समथिंग समथिंग मुझे जहाँ तक पता 1350 मीटर इसकी ऊंचाई भी है। ठीक है, तो 1350 आपको याद रखना है। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जिसकी 1350 मीटर ऊंचाई पर स्थित। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में पूछा है। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, जब हम लागू हुए थे और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी, तो उनका पहला उद्देश्य, उनका पहला एम सिर्फ कृषि पर आधारित था कि कृषि को कैसे न कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि आप भी पता है कि आज के टाइम में भी 60 से 65% लोग एग्रीकल्चर खेती पर डिपेंड है, और उस समय तो शायद समथिंग समथिंग 80 से 85% लोग कृषि पर आधारित थे। इसलिए जब हम आज़ाद हुए तो पहली पंचवर्षीय योजना का एम गोल क्या रखा गया था, कृषि को बढ़ावा दिया जाए। तो ये क्वेश्चंस भी पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था, रिपीटेड क्वेश्चन से, कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। फ्रेंड, वित्त आयोग का गठन पूछ लिया यहाँ पर आपसे। ठीक है, तो वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 22 नवंबर 1951 को हुआ था। ठीक है, अब वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 22 नवंबर 1951। अब मुझे पता है कि जब ये गठन हुआ था तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में इंतजार करूँगा, आपको बताना है कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1951 को। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है।
अगला एक और फेवरेट क्वेश्चन आपका आ गया रिपीटेड कि मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रीट जारी करते हैं। ये आपका क्वेश्चन से आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ज़्यादा बार क्वेश्चन नहीं पूछा है ये, लेकिन एक या दो बार क्वेश्चन आया था रीट वाला कि को न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रीट जारी करता है। तो आपको मैंने पढ़ा है, आपको अच्छे से बताया, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि सर इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्वेश्चंस आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड पूछा था कि हिमालय के नज़दीक कौन सा राज्य नहीं है। फ्रेंड क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, हिमालय के नज़दीक कौन सा राज्य नहीं है पूछा था, तो उसका राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा बिहार। मतलब 3 राज्य वो दे दिए थे जो हिमालय के नज़दीक हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इस टाइप से कुछ ऑप्शन दिए होंगे। लेकिन पूछा था कि हिमालय के नज़दीक कौन सा राज्य नहीं है, तो आपको मध्य प्रदेश या भारत की लोकेशन भी फ्रेंड आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि लोकेशन से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। एक बार एमपीएसआई में मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर में शायद 15 क्वेश्चन सीधे सीधे मैप से पूछे थे कि कौन सा जिला किसके पास है, कौन सा राज्य की सीमा किसको छूती है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। और आज आरआरबी ग्रुप डी ने भी एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया। तो हिमालय के नज़दीक कौन सा राज्य नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिहार। तो फ्रेंड ये रहा 7 अक्टूबर की सभी शिफ्टों का पेपर एनालिसिस जो मैं आपके सामने पेश कर दिया है। सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस आपको मैंने अच्छे से रिवाइज और बता दिए हैं, और आई होप मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये क्वेश्चंस आने वाले शिफ्टों में भी रिपीट हो सकते हैं, और जो पुराने वीडियो हमने बनाए हैं उसमें से भी क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, तो वो भी आप अच्छे से देख लें। और आज हमने बात की है कि 7 अक्टूबर की सभी शिफ्टों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, उन सब पर आज हमने डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन 7 अक्टूबर की दोनों शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड ये रहा 7 अक्टूबर की सभी शिफ्टों का पेपर एनालिसिस, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके अपने सारे फ्रेंड्स को फटाफट शेयर कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए आशीष सर की तरफ से जय हिंद, जय भारत।